चलिए देखिए, ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश, अगला नंबर इन्हीं लोग का था। डच पढ़ाते हुए आपको बताया गया कि कैसे 100 साल तक, 104 साल तक किसी भी यूरोपीय कंपनियों को भारत आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनके पास नक्शा, मैप नहीं था। जबकि ये भी आने के लिए तड़प ही रहे थे, और इसी तड़प में कई बार इन लोगों ने कोशिश भी की थी। 1581 में एक बंदा था जिसका नाम था रैल्फ फिच। इसने 1583 में कोशिश की भारत पहुंचने की, लेकिन भारत के सारे रास्ते और पूरा समुद्र किसके कब्जे में था उस वक्त? पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो पुर्तगालियों ने उनको भारत आने का मौका नहीं दिया, बल्कि कैद करके इन्होंने उसको गोवा की जेल में डाल दिया। ठीक। रैल्फ फिच, RALPH, रैल्फ, FITCH, रैल्फ फिच। तो उन्होंने उसको गोवा की जेल में डाल दिया। बाद में उन्होंने 1592 में एक कंपनी बनाई थी, जिसका मकसद था कि भारत में हम लोग व्यापार करेंगे, लेकिन जमीन के रास्ते से। और यहाँ पे जमीन के रास्ते को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि पुर्तगाली समुद्र पे कब्जा कर बैठे हुए थे। और दूसरी चीज एक ये कि ओटोमन एम्पायर से कुछ खास इन लोग का पंगा नहीं था। तो जमीन के रास्ते से व्यापार करने के लिए इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, जिसको बोला जाता था लेवेंट कंपनी। साहिबा जी ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उस नोट्स में नहीं होगा। इसमें फैक्चुअल बात क्या याद रखनी है कि 1592 में ये जो कंपनी बनी, इसका मकसद था कि भारत में जमीन के थ्रू व्यापार किया जाए। ठीक है। लेकिन अभी भी पुर्तगालियों ने समुद्र के रास्ते से इनको आने के लिए अलाउ नहीं किया था, इनको नक्शा अभी तक नहीं दिया था। लेकिन किसी तरीके से जुगाड़ लगा के, तिकड़मबाजी करके 1595 ईस्वी में इन लोग को भारत का नक्शा, भारत आने का जो नक्शा है वो मिल जाता है। कब मिलता है? 1595 में। और नक्शा मिलते ही इन्होंने भारत आने की तैयारी शुरू की, और 1599 में एक बंदा भारत आता है जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। ये भारत आता है और भारत में एक कंपनी इस्टेब्लिश होती है। भारत में मतलब वही कंपनी इस्टेब्लिश होती है भारत के लिए, और पूरे जो है भारत वाले एरिया में व्यापार करने के लिए। जिस कंपनी का नाम था, बहुत बड़ा नाम था, आप लोग नोट करना चाहे नोट करिए या तो सुनिए। नाम था गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। ठीक है। कब स्टेब्लिश हुई? 1599 में। और इस कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटेन की तरफ से 15 साल का एकाधिकार दिया गया। 15 साल की मोनोपोली दी गई। कैसी मोनोपोली? ब्रिटेन की महारानी ने बोल दिया, महाराजा ने बोल दिया कि आप लोग ये कंपनी बनाइए। इस कंपनी के अंतर्गत आप लोग भारत में 15 साल तक के लिए व्यापार करेंगे, और कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ आप ही की कंपनी व्यापार करेगी। ये एकाधिकार हो गया एक तरीके से। तो ये एकाधिकार कितने साल के लिए था? 15 साल के लिए था। बाद में और कई सारी कंपनियां जो है व्यापार करना चाहती थीं, तो कई सारी और कंपनियां आईं, लेकिन उन्होंने अलग से व्यापार नहीं किया, बल्कि वो सारी कंपनियां इसी कंपनी के साथ मर्ज हो गई, मिल गई, और मिल के एक कंपनी बनी, जिसे आगे चल के जाना गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कोई दिक्कत? और ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के बाद भारत में जो पहली इनकी समुद्री यात्रा आई, भारत के लिए निकली। हालांकि एक्चुअल में भारत नहीं आई, बल्कि स्वर्ण द्वीप गई, यानी कि इंडोनेशिया गई।
वो गई आपकी 1602 में, पहली यात्रा। ठीक है। और कौन इस यात्रा में आया? जिसका नाम था जॉन लैनकेस्टर। कहाँ आया? इंडोनेशिया में। फिर दूसरी जो यात्रा गई, वो भी कहाँ गई आपकी? वो भी इंडोनेशिया में गई। तो दो यात्राएं इन्होंने इंडोनेशिया में की। दो यात्रा इन्होंने इंडोनेशिया में की, और तीसरी यात्रा इनकी निकली 1608 में, जो भारत के लिए आई। इसलिए अंग्रेजों का जो टाइम पीरियड भारत में माना जाता है, वो 1608 माना जाता है, क्योंकि 1608 में ये पहली बार भारत आए। थर्ड यात्रा थी इनकी, थर्ड वॉयज था इनका, और वो था आपका इंडिया में। किसके लीडरशिप में आया? उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। और जिस जहाज से आया था, उस जहाज का नाम था हेक्टर। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और कहाँ पे इंडिया में आया था? वो आया था आपके सूरत में, क्योंकि सूरत एक बड़ा शहर था और एक अमीर शहर था, और आज भी सूरत एक अमीर शहर है। दूसरी चीज, एक यहाँ पे फैक्चुअल बात यह है कि जब ये यात्रा आई भारत, उस वक्त जेम्स फर्स्ट का राज था। और जेम्स फर्स्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार 15 साल के लिए था, उस एकाधिकार को अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बढ़ा दिया, यानी कि अगली सूचना आने तक वो भारत में उनका एकाधिकार चलता रहेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। ठीक है। तो बहरहाल इस तरीके से भारत में इनका आगमन होता है और सूरत पहुंचता है, और सूरत से इन लोगों का व्यापार शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये सूरत पहुंचते हैं, तो ऑलरेडी जो भारतीय व्यापारी थे और जो पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, इन लोगों को अंग्रेज़ों से दिक्कत हुई। जाहिर सी बात है कि आप कहीं व्यापार कर रहे हैं, एक मार्केट में आपने एक चिप्स की दुकान खोली, ठीक है। वहाँ से 20 किलोमीटर एरिया में कोई और चिप्स की दुकान नहीं है, तो सब आप ही के वहाँ से खरीद रहे हैं। तो पता चला साहिबा जी ने, मान लीजिए रमेशा जी की दुकान के बगल में एक और अपनी भी चिप्स की दुकान खोल ली। तो ग्राहक बढ़ गया धीरे। अब रमेशा जी को जो है जलन होने लगी। ठीक है। तो रमेशा जी अब जुगाड़ लगा रही हैं कि किसी तरीके से नगर पालिका से तिकड़मबाजी करके साहिबा जी की दुकान को इलीगल घोषित करके दुकान बंद करवा दें, ताकि हमको पूरा मुनाफा मिले। यही काम पुर्तगालियों ने किया, और वो व्यापारी जो सूरत में पहले से थे, कि किसी तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के बाहर फेंक दिया जाए, इनका बोरिया बिस्तर उठा के ये लोग निकल लें। तब ये नगर पालिका में कहाँ जाएंगे? उस वक्त का नगर पालिका क्या था? मुगल एम्पायर, क्योंकि पूरे भारत में मुगलिया सल्तनत का राज चल रहा था। ठीक है। तो इन लोगों ने प्लानिंग की। अच्छा, जो व्यापारी थे ना सूरत वाले, वो बोहरा समाज के थे। बोहरा मुस्लिम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये बोहरा मुस्लिम भी बोलते हैं। तो बोहरा मर्चेंट बड़े अमीर व्यापारी उस टाइम पे भी थे, आज के टाइम पे भी थे। मोदी की फेवरेट कम्युनिटी है, और मुस्लिमों में यही एक कम्युनिटी भी है जो बीजेपी को बड़ा पसंद करती है। तो पुर्तगाली और बोहरा कम्युनिटी क्या करना शुरू कर दी? वो अंग्रेजी जो भी व्यापारी थे, उनका विरोध करना शुरू कर दी। अंग्रेजों को ये बात पता चली कि हाँ, कुछ दिक्कत होने वाली है। तो अंग्रेजों ने फैसला किया कि हम लोग थोड़ा सा जहांगीर के पास पहुंचते हैं, थोड़ा चापलूसी वगैरह कर देते हैं, गदगद हो जाएगा वो। तो अंग्रेजों का पहला प्रतिनिधि मंडल, पहला डेलीगेशन जहांगीर के दरबार में जाता है अप्रैल 1609 में। और किसकी लीडरशिप में जाता है? विलियम हॉकिंस के लीडरशिप में।
जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और एकदम फर्राटेदार ये पर्शियन बोलता है, फारसी इतनी मजेदार बोलता है, जहांगीर एकदम गदगद। आगरा गया था, ठीक है, जहांगीर आगरा में था, ये हॉकिंस वहीं आगरा में उससे मिला। अब जहांगीर एकदम खुश हो गया, अरे इतना बढ़िया आदमी, इतना बढ़िया फारसी बोल रहा है, एकदम गदगद हो गया खुशी खुशी। और जहांगीर जो है उसी खुशी में हॉकिंस को एक शाही मेहमान के तौर पे ट्रीट करता है। हालांकि वो तो आया था चूना लगाने, लेकिन जहांगीर उसकी चूनागिरी को समझ नहीं पाया। चूना क्या लगाना था कि किसी तरीके से जहांगीर को पटा दें, तो पुर्तगाली और जो सूरत वाला दिक्कत है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और सूरत में हम लोग किसी तरीके से एक ऑफिशियली एक जो है फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दें, तो कोई उठा के फेंक ही नहीं पाएगा हम लोग को। और जहांगीर इतना गदगद हुआ कि उसने उसको 400 का मनसब भी दे दिया। मनसबदारी सिस्टम पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बट सिंपल सा मान लीजिए कि एक तरीके की रैंक थी, रैंकिंग सिस्टम था, तो 400 की रैंक उसने हॉकिंस को उठा के दे दी, और हॉकिंस को एक टाइटल भी दे दिया। वो टाइटल क्या था? इंग्लिश खान। अब हॉकिंस भी एकदम खुश कि अरे एक तो फारसी क्या बोल दी, ये तो एकदम जो है खुश हो गया, उड़ने लगा। हॉकिंस ने सोचा कि परमिशन वर्मिशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतनी बढ़िया दोस्ती हो गई, मुगल बादशाह है और हमारे थोड़ा सा फारसी बोलने से इतना खुश हो गया, इतना उड़ रहा है, तो हम फैक्ट्री भी बना इस्टेब्लिश कर लेंगे, तो कुछ आगे कहेगा थोड़ी। इसी खुशफहमी में अंग्रेज़ों ने 1608 में जो है, 1608 में कह रहे हैं, उसी साल जो है एक फैक्ट्री स्टेब अच्छा नहीं, फैक्ट्री पहले स्टेब्लिश की थी, इनसे आने से पहले ही जो है वहाँ पे सेटलमेंट हुआ ही था। तो प्रॉपर फैक्ट्री की तरह जहांगीर से दोस्ती के बाद प्रॉपर फैक्ट्री की तरह वर्क करने लगे थे वो। तो जहांगीर से परमिशन उन्होंने लेने की ज़रूरत नहीं समझी थी। और फिलहाल जहांगीर ने भी कुछ खास रोक टोक नहीं की उनके सेटलमेंट पे, उनकी सूरत की फैक्ट्री पे। लेकिन वहाँ पुर्तगाली और बोहरा जो समाज था वो एकदम विरोध में लगे हुए थे। वो किसी भी कीमत पे चाहते नहीं थे कि अंग्रेज़ यहाँ पे व्यापार करें। तो फाइनली पुर्तगालियों ने और बोहरा समाज ने जहांगीर पे प्रेशर बनाया। बोला कि हम लोग भी आपको इतना देते हैं, टैक्स वैक्स देते हैं, सारा बढ़िया से व्यापार वगैरह चल रहा है। बोहरा एक कम्युनिटी है, मुसलमानों का एक जो है जाति है, ठीक है ना। तो उन्होंने जहांगीर पे प्रेशर बनाया, जैसे आजकल सरकार से कोई बात मनवानी होती है तो लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वैसे उन्होंने भी प्रेशर क्रिएट किया, और जहांगीर को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जहांगीर ने तुरंत हॉकिंस को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि देखो भाई, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे, अब तुम आके उनके काम में टांग अड़ा रहे हो। तो एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चलता बनो। हॉकिंस ने भी ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारा, और नवंबर 1611 में वो लोग वहाँ से निकल लिए, ठीक है। तो सूरत और आगरा से उन्होंने फिलहाल अपने पैर पीछे ले लिए, लेकिन भारत से जाने का इनका अभी इरादा नहीं था। उन्होंने अपना अगला कदम बढ़ाया, जो एक ऑफिशियली एक और फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए था। वो था 1611 में। तो अगर परमिशन के साथ कुछ देखा जाए, अगर आधिकारिक तौर पे अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री जो बनी वो 1611 में बनी, वो है आपकी मासूलीपट्टनम में, ठीक है। और इसमें गोलकुंडा के सुल्तान से इन्होंने परमिशन ली थी। अब यहाँ पे ये लोग व्यापार करने लगे, लेकिन पुर्तगाली तो अभी भी भारत में ठीक ठाक काम कर ही रहे थे। तो पुर्तगालियों से उनकी रस्साकसी चलती रही, और अंततः एट लास्ट पुर्तगालियों से अंग्रेज़ों की एक लड़ाई होती है इसी साल, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ सुआली। और इस लड़ाई के बाद पुर्तगालियों की जो बची कुची ताकत थी वो खत्म हो जाती है, और पुर्तगाली पतन की ओर जाने लगते हैं। ये बात आपको बैटल ऑफ सुआली का पुर्तगालियों का पतन बताते हुए बताई गई थी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम्म, लिखे तो हैं बैटल ऑफ सुआली, SUVALI। बैटल ऑफ सुआली, सुआली का युद्ध।
या सुवाली की लड़ाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या 1611 में, तो इस तरीके से पुर्तगालियों का जो तिकड़मबाजी थी वो तो खत्म हो गई। तो मुगल एम्पायर पे जो प्रेशर भी थोड़ा बहुत बना हुआ था वो भी थोड़ा बहुत शांत हो गया था। इन्होंने एक दो साल और वेट किया और 1613 में मुगल एम्पायर में, मुगलिया सल्तनत में दूसरा प्रतिनिधिमंडल यानी कि डेलीगेशन भेजा। और इस बार जो डेलीगेशन लेके गया उसका नाम था कैप्टन बेस्ट। और ये डेलीगेशन भी कहाँ गया? आगरा में। और कैप्टन बेस्ट जो है ढेर सारे तोहफे वगैरह लेके गया। हॉकिंस क्या किया? फारसी बोला जम के, तोहफा वो भी लेके गया था, लेकिन फारसी से ज़्यादा गदगद हुआ जहांगीर। और यहाँ पे ये ढेर सारा तोहफा वगैरह लेके गया। और जहांगीर एक नंबर का थोड़ा पियक्कड़ था, तो थोड़ा सा वो भी चीज़ें थी थोड़ा बहुत। तो जहांगीर यहाँ पे खुश हो गया एकदम। और उसी खुशी में जहांगीर ने फरमान जारी किया कि ठीक है, अंग्रेज़ जो है सूरत में व्यापार कर सकते हैं और सूरत में एक फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जो सूरत में शुरू में उन्होंने बिना परमिशन के गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री की स्थापना की थी, वो फैक्ट्री यहाँ पे क्या हो गई? कानूनी तौर से स्थापित हो गई। दूसरी एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि कैप्टन बेस्ट जिस जहाज से आया उसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए। दो जहाज थे, एक का नाम था ड्रैगन, दूसरे का नाम था ओसिएंडर। ठीक है, तो 2 साल दोनों खुश रहे। उसके बाद 1615 में तीसरा प्रतिनिधिमंडल अंग्रेजों का भारत में आता है और वो फिर से जहांगीर के पास ही आता है। और इस बार ये आगरा में नहीं आता बल्कि अजमेर में आते हैं, क्योंकि जहांगीर वहाँ पे गया हुआ था दर्शन के लिए दरगाह पे। और जो बंदा आया था प्रतिनिधिमंडल का जो है सदस्य भी जो है मुखिया बन के, उसका नाम था टॉमस रो। ठीक है, खास बात इस बार ये थी कि ये वहाँ ब्रिटेन के महाराजा का राजदूत बन के आया था, अम्बेसडर बन के आया था। और जहांगीर इतना खुश हो गया कि ब्रिटेन के महाराजा ने पर्सनली किसी को भेजा है हमसे मिलने के लिए। इतना गदगद हो गया कि उसने अपने पेंटर को बुलाया, बोला कि देखो यहाँ पे मेरी एक बढ़िया सी खूबसूरत सी पेंटिंग बनाओ और इन सब को शो करा दो। बड़ी जो है जहांगीर को ना थोड़ा सा डेंगू हाँकने का भी बड़ा शौक था, तो उसने बड़ी खतरनाक पेंटिंग बनवाई थी। उसमें टॉमस रो को भी दिखाया, मुगल जो है टर्की के जो खलीफा थे सल्तनत उस्मानिया के, उनको भी उसने दिखाया। कई सारे बड़े बड़े लोगों को अपने चारों तरफ उस पेंटिंग में घेरा बना के खड़ा कराया और खुद बीच में बैठा हुआ। तो अभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, दिखाएंगे पेंटिंग। तो इस तरीके से जहांगीर इतना खुश और गदगद था कि उसकी पेंटिंग बनवाई। बहरहाल तो इस तरीके से अंग्रेज़ों से रिश्ता जो है धीरे धीरे इसका बेहतर रहा। और टॉमस रो जो है 1619 तक भारत में इसी का जो है मेहमान बन के टिका रहा। ठीक है, कोई दिक्कत? और मेन काम जो जहांगीर ने किया वो किया था 1617 में। जहांगीर ने एक और फरमान जारी किया था। 3 फरमान टोटल बड़े बड़े जारी हुए थे। तो ये सूरत वाला फैक्ट्री लीगलाइज हो गई। और एक फरमान जो भी बता रहे हैं 1617 में। इस फरमान में क्या था? जहांगीर का एक तीसरा फरमान उसने जारी किया था, फर्रुख सियार ने। बहरहाल आगे बताएंगे। 1617 में जहांगीर ने जो फरमान जारी किया उसमें बोला कि आप लोग मुगल एम्पायर में कहीं पे भी, यानी कि जहाँ तक मुगलिया एम्पायर का राज है उस पूरी सल्तनत में आप कहीं भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी परमिशन थी। और इसी परमिशन के बाद उन्होंने आगरा में, भरूच में, अहमदाबाद जैसे जगहों पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। इसके अलावा अरमा गांव आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पे 1626 में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। तो मुगल एम्पायर से अब कोई इन लोगों को दिक्कत थी ही नहीं। आगे भी कोई मुगल एम्पायर से इन लोग को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अब ज़रूरत थी, छोटे छोटे जो गवर्नर थे, जो छोटे छोटे रूलर्स थे भारत में मौजूद थे,
उनसे दोस्ती करने की। और इसी दोस्ती के सिलसिले में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान, नाम था 1632, नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह से इन लोगों की दोस्ती हुई और अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दोस्ती के नाते अंग्रेज़ों को इजाज़त दे दी कि आप गोलकुंडा के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बंदरगाहों का फ्री में इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का मतलब ये है कि उनके व्यापार में और आसानी हो गई। तो उन्होंने बोला जितने भी बंदरगाह हैं ना, आप वहाँ से एकदम फ्री में व्यापार करिए, हम आपको उसका कोई भी जो है चार्ज नहीं लेंगे, बस बदले में आपको सालाना जो है 500 पगोड़ा देना पड़ेगा। पगोड़ा क्या है? सोने का सिक्का। 500 सोने के सिक्के में उसने पूरे बंदरगाहों को एकदम फ्री कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी इसकी। यहाँ पे अगर ये नहीं करता तो शायद इतने मजबूत नहीं होते। आगे भी कई सारी बेवकूफ़ियाँ कई लोग करते हैं, उसी में से एक बेवकूफ़ी इसकी ये भी थी। और 1632 में जो ये इसने इतनी बड़ी मेहरबानी की थी, जो ये फरमान जारी किया था, इसको बोला जाता है गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ते रहे और 1639 में एक खास काम होता है, इनका पहला भारत में किला बनता है। फ्रांसिस डे नाम का एक अधिकारी था। फ्रांसिस डे, इसने मद्रास अपने कब्जे में लिया। झगड़ा करके नहीं लिया, युद्ध करके नहीं लिया, बल्कि चंद्रगिरी के राजा के अधीन मद्रास था। तो चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने समझौता किया, बोला कि हमको एक तरीके से लीज पे, आम भाषा में कहिए तो भाड़े पे हमको मद्रास दे दीजिए। फ्रांसिस डे ने यह समझौता किया और उसको मद्रास मिल गया। और जैसे ही मद्रास अंग्रेज़ों को मिला, अंग्रेज़ों ने उसको क्या किया, पूरा एक प्रॉपर उसको शहर की तरह बसाया, प्रॉपर उसका फोर्टिफिकेशन किया, यानी कि उसकी किलेबंदी की। और किलेबंदी करके उसका नाम दे दिया मद्रास को, क्या? फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि सेंट जॉर्ज का किला। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना कि मद्रास का संस्थापक कौन था, तो उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा फ्रांसिस डे। तो संस्थापक का मतलब यही है कि एक प्रॉपर शहर की तरह एक किलेबंदी करके, किला वाला बना के प्रॉपर सेटलमेंट किसने किया, तो उसी का आपको जवाब देना है, फ्रांसिस डे। और धीरे धीरे करके उसकी जो है टाउनशिप जो थी वो बढ़ती रही। धीरे धीरे एक बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पे मद्रास उभरा और कई सारे एरिया से लोग वहाँ पे व्यापार करने आते। भारतीय व्यापारी भी जो थे वो भी यहीं पे आते, बाहर से जो व्यापारी आते थे वो भी यहीं पे सेटल होने लगे। और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि पूर्वी तट पे मद्रास जो है अंग्रेज़ों का हेड क्वार्टर बन गया। ठीक है। कहाँ पे हेड क्वार्टर बना? ईस्ट कोस्ट पे, पूर्वी तट पे। इसके फायदे क्या हुए? पहला ये कि एक टाउन की तरह डेवलप हो गया। अब टाउन की तरह डेवलप हुआ तो व्यापारी भी बहुत सारे आए, व्यापार वहां से होने लगा। तो अच्छा व्यापार होने की वजह से यहाँ से इनकम अंग्रेजों को बहुत ज्यादा आने लगी, उनका रेवेन्यू बढ़ गया। जब पैसे बढ़ेंगे तो उनकी शक्तियाँ भी बढ़ेंगी। और जैसे जैसे शक्तियाँ बढ़ी, उसी पैसे की वजह से इन्होंने और भी कई सारी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। जैसे कि एक फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश की हरिहरपुर में, और एक फैक्ट्री जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश की बालासोर में। बालासोर यानी कि उड़ीसा। ठीक है। बालासोर में जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी वो 1600, आई थिंक, इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बट डेट जो है इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो हरिहरपुर और बालासोर में फैक्ट्री स्टैब्लिश की। और बालासोर की जो फैक्ट्री थी ना, ये पहली ऐसी फैक्ट्री थी जो ईस्ट में स्टैब्लिश हुई थी, ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है ना। इसके पहले अभी ईस्टर्न कोस्ट पे कोई भी फैक्ट्री इन्होंने स्टैब्लिश नहीं की थी। और दूसरी चीज़ एक ये कि एक हेडक्वार्टर भी बन गया, तो कंपनी का एक ये
बेस बन गया। तो पहला ये काम एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इन लोग का हो गया कि एक हेडक्वार्टर भी बन गया पूर्वी तट पे और एक किला भी बन गया। अब वेस्टर्न कोस्ट की बारी थी, पश्चिमी तट पे। हालांकि फैक्ट्री तो थी सूरत वगैरह में, लेकिन हेडक्वार्टर नहीं था, प्रॉपर कोई टाउनशिप नहीं था, प्रॉपर कोई व्यापार का केंद्र नहीं था। तो इत्तेफाक से इनकी किस्मत अच्छी थी और 1668 में छप्पर फाड़ के इनकी झोली में बॉम्बे गिरता है। ये बात आपको बताई गई थी कि पुर्तगाली लड़की थी, उसकी शादी चार्ल्स टू से हुई और चार्ल्स टू को दहेज में बॉम्बे मिल गया। तो चार्ल्स टू ने बोला कि हम जो है बॉम्बे यहाँ पे लेके बैठ के क्या करेंगे। उसने सोचा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे देते हैं और हमको जो है कुछ पैसे सालाना आप लोग देते रहिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम खुश हो गई और उसको फोकट में जो है बॉम्बे मिल गया। अब जैसे बॉम्बे मिला तो बॉम्बे को भी इन्होंने बिल्कुल मद्रास की तरह डेवलप करना शुरू किया। पहले तो सारा काम सूरत से कर रहे थे, लेकिन हेडक्वार्टर तो नहीं बना था, इसलिए अब इन्होंने सारा फोकस बॉम्बे पे किया और बॉम्बे को हेडक्वार्टर बना दिया आपके वेस्टर्न कोस्ट का, पश्चिमी तट का। और इस तरीके से ये धीरे 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 करके भारत में मजबूत होते गए। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक ये लोग आसानी से एकदम फैल रहे थे। पुर्तगालियों से भी कोई दिक्कत नहीं थी, डचों से भी कुछ दिक्कत नहीं थी, सब तो कमज़ोर हो गए थे, सब तो गायब हो गए थे। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत जो है मुगल एम्पायर से इन लोगों को मुंह की खानी पड़ती थी। इसी बीच एक किस्सा हुआ था जिसका कोई मतलब नहीं है, बट सुन लीजिए। मतलब नहीं इन द सेंस कि आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। 1688 में एक घटना हुई थी। ठीक है, ये घटना क्या थी कि भारत से औरंगजेब का शासन था और भारत से कई सारे हाजी जो है हज के लिए निकले हुए थे। उन हाजियों पे अंग्रेजों ने अटैक किया था और कई सारे हाजियों को अंग्रेजों ने किडनैप कर लिया था। इसी किडनैपिंग के चक्कर की वजह से औरंगजेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था, ऑफिसर का नाम था सर जॉन चाइल्ड। किडनैपिंग का जिम्मेदार सर जॉन चाइल्ड था। औरंगजेब ने इसकी तहकीकात की और सर जॉन चाइल्ड को जिम्मेदार माना और सर जॉन चाइल्ड को भारत से वापस जाने का हुक्म दिया था। ठीक, तो ये कोई फैक्चुअल बात नहीं, आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट हाँ, मुगल एम्पायर का दबदबा पूरे वक्त तक रहा, औरंगजेब जब तक जिंदा रहा। औरंगजेब के जाते ही उनके नालायक औलादों ने, नालायक वंशजों ने मुगल एम्पायर को भी बर्बाद किया और भारत की बर्बादी में भी, मतलब भारत की बर्बादी नहीं बल्कि अंग्रेजों के भारत में आबादी के जिम्मेदार भी बहुत हद तक वो दिखाई देते हैं। बाकी गद्दार वगैरह कुछ थे वो तो थे ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना? ठीक। तो अब देखिए, आपका ईस्टर्न कोस्ट भी हो गया, आपका वेस्टर्न कोस्ट भी हो गया। मद्रास चेन्नई वाला इलाका ये भी इन लोग के कब्जे में आ गया और बॉम्बे भी आ गया। एक इलाका जो अभी भी इनकी पहुंच से दूर था वो था आपका ये बंगाल वाला। ठीक है, तब ये लोग बंगाल में भी एंट्री करने का फैसला करते हैं और 1651 में इनकी पहली बार बंगाल में एंट्री हुई थी और हुगली में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी स्टैब्लिश की थी। और ये फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी अपने आप नहीं, बल्कि यहाँ पे भी एक समझौता हुआ था। उस वक्त बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था शाह सुजा। ये मुगल एम्पायर का गवर्नर था बंगाल का और ये औरंगजेब का भाई था। ठीक है, तो इससे समझौता हुआ था और अंग्रेजों ने बोला कि हम आपको सालाना 3000 देंगे और आप हमको यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने दीजिए। इस बात पे शाह सुजा जो है रेडी हो गया, उनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी। बाद में कासिमा बाजार, पटना, पटना जो है उस टाइम बंगाल का हिस्सा था, तो पटना हो गया, राजमहल हो गया, कई सारी जगहों पे इन्होंने धीरे धीरे फैक्ट्री स्टैब्लिश की। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई हुगली के अलावा, वो थी आपकी सुल्तानाती।
ये स्टैब्लिश हुई आपकी 1690 में। लेकिन इन लोगों का मकसद सिर्फ फैक्ट्री स्टैब्लिश करना तो था नहीं। ये लोग सोच रहे थे कि कैसे हमको मद्रास मिल गया और मद्रास को हमने पूर्वी तट का हेडक्वार्टर बना दिया, फिर कैसे हमको बॉम्बे मिल गया, फिर उसको हमने पश्चिमी तट का हेडक्वार्टर बना दिया। तो ये लोग सोच रहे थे ना कि बंगाल को भी हम लोग एक हेडक्वार्टर के तौर पे, एक बेस के तौर पे बना दें, इतना मजबूत कर दें कि हम लोग यहीं से बैठे बैठे जितने भी एरिया हमारे अधीन है सब पे शासन करेंगे, सब पे अपना व्यापार करेंगे। शासन का मतलब व्यापार करेंगे, शासन तो बाद में होता है। तो इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा तिकड़मबाजी फिर से चलाई। देख ही रहे थे कि मुगल कैसे आसानी से मान रहे थे, पैसे सालाना दे दो और बात मनवा लो। इसी के चलते इन्होंने 1698 में बातचीत की। मुगल जो भी वहां पे गवर्नर था, उस टाइम पे जो गवर्नर था वो था अजीम उस शान। अजीम उस शान कौन है? ये बहादुर शाह जफर, जफर नहीं, सिर्फ बहादुर शाह प्रथम जो है, फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट का ये बेटा था। ये लोग अजीम उस शान के पास गए, बोले कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से व्यापार हो, आपको भी तो पैसा मिलेगा ही, तो आप लोग जो है हमको जमींदारी दे दीजिए। बेटा था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने अजीम उस शान से बोला कि देखिए व्यापार हम लोग कर ही रहे हैं, आप लोग को भी रेवेन्यू से मतलब है, पैसा चाहिए, हम लोग आपको देंगे ही जितना भी जो भी ज़रूरत होगी। आप लोग जो है हमको, मुगलों से कहा कि आप लोग हमें जो है जमींदारी दे दीजिए। जमींदारी देने का मतलब क्या है कि उसका पूरा रेवेन्यू उनके खाते में जाएगा। तो अजीम उस शान ने बोला कि ठीक है, हम आपको 3 गांव की जमींदारी देंगे। वो कौन कौन से 3 गांव थे? एक तो आपका सुल्तानाती ही था, एक आपका था गोविंदपुर, और एक आपका था कालीकटा। ये कालीकट नहीं है, ठीक है ना, ये बंगाल का ही एक गांव था। ये 3 गांव अजीम उस शान ने बोला कि ठीक है, आप ये 3 गांव की जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं, बदले में आप हमको सालाना जो है 1200 देते रहिएगा। खुद नहीं मांगा, बल्कि बोला कि वहाँ के जो लोकल जमींदार है ना, आप उनको ही सालाना 1200 बस दे दीजिएगा, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो बंगाल का एक लोकल वहाँ का जो जमींदार था बोला कि हमको ये मंजूर नहीं है कि आके ये बाहरी लोग आके हम जमींदारी ले लें और फिर हमको जो है भीख के तौर पे 1200 रुपया दें, ये बिल्कुल हमको मंजूर नहीं है। उसने क्या किया कि हम कंपनी की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। उस जमींदार का नाम था शोभा सिंह। शोभा सिंह ने बोला कि हमको आपके 1200 की भीख नहीं चाहिए, जमींदारी मेरी है तो जमींदारी मेरी ही रहेगी, आप लोग को कुछ मिलने वाला नहीं। उसने अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, हमला कर दिया। अब अंग्रेजों को इसमें एक और मौका मिल गया। वो पहुंच गए तुरंत अजीम शान के पास कि देखिए भैया जी, आपने तो जमींदारी हमको दे दी, लेकिन आप ही का गवर्नर जो है, एक मामूली सा गवर्नर, एक मामूली सा जो है जमींदार, गवर्नर नहीं, जमींदार जो है हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। बताइए, हमला अगर वो करेगा तो हम कैसे अपना व्यापार करेंगे? आपके 3 गांव की जो जमींदारी हमको मिली, हम उसको कैसे निभाएंगे? ये लोग भी बड़े दिल वाले बनते थे, उन्होंने बोला कि हाँ बात तो आपकी सही है, तो एक काम करिए, आप जो है इन तीनों गांव को जो है फोर्टिफाइड कर लीजिए, उसका डिफेंस बढ़ा लीजिए, फोर्टिफिकेशन कर लीजिए, यानी कि उसकी किलेबंदी कर दीजिए। और इसके बाद 1700 में उन तीनों गांव की किलेबंदी शुरू हो जाती है। किसके अधीन जो है, किसके अंतर्गत, किसकी लीडरशिप में? उसका नाम था जॉब चारनॉक, ठीक है, 1700 में। और इस तरीके से सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकटा, ये जो 3 गांव थे, इन तीनों को आपस में किलेबंदी करके एक कर दिया गया, और उस जगह को जो नाम दिया गया वो कहलाया फोर्ट विलियम, ठीक है। और यही फोर्ट विलियम आगे चल के जाना गया आपका कलकत्ता के तौर पे, ठीक है। और कलकत्ता का या फोर्ट विलियम का जो पहला अंग्रेजी गवर्नर बना, उसका नाम था चार्ल्स आयर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को?
आयर, EYRE। तो इस तरीके से अंग्रेज भारत में फलते फूलते रहे, कोई दिक्कत कहीं से हो नहीं रही थी। और इत्तेफाक से 1707 में औरंगजेब, जो कि एक बहुत ही महान शासक रहा, बहुत पावरफुल रहा, पूरे भारत में अब तक का लार्जेस्ट कह लीजिए एम्पायर रहा उसका, वो टूट के बिखरने लगा, क्योंकि उसकी औलादें बड़ी ही नालायक रही। बहादुर शाह तो थोड़ा बहुत ठीक रहा, लेकिन उसके बाद सब नालायक आए। शराब में डूबे रहते थे, लड़कियों में डूबे रहते थे, अय्याशी में डूबे रहते थे, नाच गाने में डूबे रहते थे, 3 बजे तक जाग के अय्याशियां करते थे। इन सब के चीज़ों के अलावा उन लोगों को किसी चीज़ से मतलब रहता नहीं था। तो जब ऐसी चीज़ों में लोग मुब्तला रहेंगे तो बर्बादी लिखी रहती है। उसी बर्बादी की कड़ी में एक पहला जो काम होता है वो होता है आपका 1717 में। ठीक है। उस वक्त शासन था फर्रुख सियार का मुगलिया सल्तनत में। फर्रुख सियार को दिक्कत थी, तबीयत उसकी खराब रहती थी, बड़ा इलाज किया उसने, जितने भी शाही हकीम थे, नॉर्मल हकीम थे, जो हकीम वकीम थे, सबको बुला के उसने दिखा लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा था। अंग्रेजों को ये अच्छा मौका दिखा और अंग्रेजों ने एक अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा जॉन सरमन की लीडरशिप में। जॉन सरमन क्या किया, अपने साथ एक डॉक्टर लेके गया, उसको फर्रुख सियार की प्रॉब्लम का पता था। उस डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। और हकीम इलाज जो कर रहे थे, जाहिर सी बात है वो जड़ी बूटी वाला कर रहे थे। लेकिन हैमिल्टन क्या किया, वो एलोपैथिक दवाइयों के साथ पहुंचा और उसके पास फर्रुख सियार की बीमारी का इलाज था। उसने फर्रुख सियार को चुटकी में सही कर दिया, वैसा नहीं बजाते ही सही हो गया, कूदने लगा, मतलब उसको आसानी से ठीक कर दिया। अब जहांगीर की तरह फर्रुख सियार भी एकदम गदगद, एकदम जो है पापा का परा बन के उड़ने लगा कि इतनी टाइम से हम बीमार थे, कोई सही कर नहीं पा रहा था, ये हैमिल्टन भाई आए, एक बार में उनको सही कर दिया। इसी खुशी में इतना ज्यादा वो बावरा हो गया कि उस बावरेपन के चक्कर में 1717 में उसने एक फरमान जारी किया, एक बड़ा खतरनाक फरमान जारी किया, जिसको अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। एक बात समझिए कि पत्थर की लकीर था इन लोगों के लिए, जो आगे इन सब अंग्रेजों की कई सारी विजय, कई सारी सक्सेस की वजह भी बनाई है। ठीक है। 1717 का फरमान जारी किया गया फर्रुख सियार के द्वारा। इसमें क्या बोला गया? पहली चीज बोले कि देखिए, आप लोग पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड करिए, व्यापार पूरा करिए। आप एक शहर से दूसरे शहर में घुसेंगे, एक गांव से दूसरे गांव में घुसेंगे, एक एरिया से दूसरे एरिया में घुसेंगे, कोई टैक्स वैक्स आपसे नहीं। जितना जहां से जैसे ट्रेड करना है आप ट्रेड करते रहिए, बदले में हमको आप बस 3,000 दे दीजिएगा सालाना। अंग्रेजों की गदगद, एकदम खुश। दूसरी चीज क्या बोली? दूसरी चीज बोली कि आपको और भी मान लीजिए व्यापार थोड़ा बड़े लेवल पे करना है, लार्ज लेवल पे करना है, और आपको कोई जो है कहीं रोके टोके नहीं, कोई आपसे पैसे वसूली नहीं, कोई आपसे चुंगी ना ले, उसके लिए हम आपको दस्तक देंगे। दस्तक क्या था? एक तरीके का ट्रेड पास था, एक तरीके का लाइसेंस था। बोला कि देखिए, आपको कोई भी रोकेगा ना, आप अपना सामान लेके जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप दिखा दीजिएगा, दस्तक है हमारे पास, फर्रुख सियार ने दिया है, आपको कोई जो है रोक टोक नहीं करेगा, आपकी कोई जो है सुविधाएं छीनी नहीं जाएंगी, आप अपना बिंदास फ्री में व्यापार करिए, आपको सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। दूसरी सबसे बड़ी ये मिस्टेक। ठीक है। तीसरी चीज क्या बोली? तीसरी चीज बोली कि आपको हम 37 गांव की जमींदारी देंगे। 37 गांव कोई मामूली बात नहीं थी। बोले कि कलकत्ता के इर्द गिर्द 3 गांव की जमींदारी तो दे ही चुके थे, सुल्तानाती गोविंदपुर, कालीकटा, जो कलकत्ता रूप में जो है सामने आया, फोर्ट विलियम के तौर पे सामने आया। बोले कि फोर्ट विलियम के आसपास जो और भी 37 गांव है ना, उस 37 गांव की जमींदारी खरीदने की भी जो है आपको हम इजाजत देंगे। प्लस यहीं तक नहीं रुका, बोला कि अरे हम बड़ा बड़े दिल वाले हैं, अभी आप और लीजिए। उस और में उसने और क्या किया,
बोला कि आप लोग सूरत में भी जाइए, वहाँ पे बढ़िया से आपको हम व्यापार करने की इजाज़त देंगे, बदले में आप हमको बस 10,000 दे दीजिएगा। तो जो 10,000 3,000 मिल रहा है ना, सब फालतू की बातें हैं, उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग कमा के लाल हुए। ठीक है। तो इस तरीके से फर्रुख सियार ने अपने एम्पायर की बर्बादी की कहानी खुद लिखी, और खुद उसने मुगल जो है अंग्रेज़ों के वर्चस्व की कहानी भी साथ में लिखी। प्लस उस कहानी पे जो आखिरी ताबूत का कील उसने मारा ना, बोला, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है, उसने बोला कि आप अपने सिक्के मिंट कर सकते हैं, अपने खुद के सिक्के बनाइए। अब बताइए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, वो पता नहीं कैसे बादशाह बन गया कि मुगलिया एम्पायर में बाहरी लोगों को वो परमिशन दे रहा है। तो जिस एम्पायर में इंसान दे रहा है वहीं का नोट चलेगा, वहीं का सिक्का चलेगा। अब मान लीजिए भारत में कोई आए बाहर की कंपनी आके, इलॉन मस्क की कंपनी, और बोले कि हम जो है अपने देश का यहाँ पे सिक्का चलाएंगे, पैसे चलाएंगे, या हम अपना ही छाप के चलाएंगे। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। लेकिन ये फर्रुख सियार गधावा क्या कह रहा है कि आप जो है व्यापार करिए, फ्री में व्यापार करिए, आप अपना सिक्का भी बनाइए, अपने सिक्के बनाइए और उसको चलाइए। पूरे मुगल एम्पायर में आपको जहां मन करे आपके सिक्के चलेंगे, हम आपके सिक्कों पे कोई जो है प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो ये भी एक एक नहीं बल्कि सबसे बड़ी ये वाली बेवकूफ़ी थी, क्योंकि सिक्कों को जारी करने की परमिशन देना मतलब उसने अल्टीमेटली इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों को परमिशन दे दी कि आप अपना एम्पायर बना लीजिए। किला तो बन ही गया, फैक्ट्री तो बन ही गई, मुफ्त में फोकट का व्यापार करने की इजाज़त भी मिल गई, और सिक्का बनाने की भी इजाज़त दे दी उसने। तो बचा क्या था? बचा तो बस यही था कि वो गद्दी पे आके बैठ जाएं, कहीं के गवर्नर बन जाएं, कहीं के शासक बन जाएं, और वही आगे होने वाला था। ठीक है। तो ये थी इनके इस्टेब्लिशमेंट की कहानी। ये समझिए कि यहाँ पे अंग्रेज़ों का भारत में इस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब थोड़ा बहुत फ्रांसीसियों से लड़ाई होगी और बंगाल से लड़ाई होगी, और बंगाल से फ्रांसीसियों से लड़ाई करके भारत में उनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। तो जब फ्रांसीसियों का पढ़ेंगे तब उसमें इन लोगों की लड़ाई देखेंगे, और बंगाल जब पढ़ेंगे तो बंगाल की लड़ाई भी हम लोग देखेंगे प्लासी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो पूछ सकते हैं, कोई शिकवा शिकायत है तो कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन है तो दे सकते हैं।